Hello students and welcome back again in the chapter of structure of atom. हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे थे। हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े इस चैप्टर में और बहुत लेंथी चैप्टर हो गया ये और बहुत सारे कंसेप्ट हैं भी बेटा इस चैप्टर में। तो उसमें डिस्कस करते करते बेटा हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे पास लास्ट 1 या 2 या 3 लेक्चर बचे हैं इस चैप्टर के और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट जब करते हैं इस चैप्टर का तो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी से मूव करते करते हम क्वांटम की तरफ आ गए थे, अगर आपने देखा होगा। तो अब हम चेक करेंगे हाइसेनबर्ग और डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ थी और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो दो टर्म है, इन दोनों ने बोहर के जो मॉडल था उसके काफी कंसेप्ट्स को चेंज कर दिया था। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आई थी क्वांटम मैकेनिकली जिसके बेसिस पे क्लासिकल थ्योरी प्रूव नहीं हो पा रही थी, जिसके बेसिस पे जो बोहर ने मॉडल दिया था वो प्रूव नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम चाहते थे उस टाइम पे कि एक ऐसा मॉडल आए जो क्वांटम मैकेनिकली हो। तो फिर क्वांटम मैकेनिकली एक एटम का मॉडल आया और उस मॉडल के साथ साथ जो ऑर्बिट का कंसेप्ट था बोहर का, वो कंसेप्ट भी खत्म हो गया। मतलब एक नया युग शुरू हो गया जिसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का केस आता है। मतलब जो इससे पहले वाला केस चल रहा था और साइंटिस्ट की बात करते थे वो केस चलता था बेटा कि वो ये जानते थे, वो ये मानते थे कि चीजें जो जहां पे हैं कोई भी हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, वो उनकी पोजीशन को, मोमेंटम को, उनकी एनर्जी को, उनकी रेडियस को, सब को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट धीरे धीरे हाइसेनबर्ग एंड डी ब्रॉगली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, सॉरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ने ये प्रूव कर दिया कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो पोजीशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है, रेडियस है, इसको बहुत एक्यूरेटली प्रूव नहीं कर सकते। देयर इज सम अनसर्टेनिटी देयर। हाइसेनबर्ग ने जैसे कहा कि देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इसी तरीके से हम ये कभी नहीं बोल सकते कि किसी पार्टिकल के अंदर अगर पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर ही घूमेगा। तो क्वांटम मैकेनिकली कोई कंसेप्ट आए कहीं और उसमें सबसे बड़ा रोल रहा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। एंड देयर इज वन न्यू साइंटिस्ट हु हैज गिवन अ न्यू इक्वेशन इन 1927 एंड ही वाज स्क्रॉडिंजर, इरविन स्क्रॉडिंजर। चलो फिर हम आज बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल model of an atom and concept of orbitals। आज का जो लेक्चर रहेगा हम उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे और इस एटम का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे जो आजकल चल रहा है, जिसको हम आजकल फॉलो करते हैं बेटा। क्लियर है? तो इस मॉडल को लाने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था साइंटिस्ट, ही वॉज हाइजेनबर्ग। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के साथ एक और साइंटिस्ट थे, इसका नाम था स्क्रॉडिंजर। वेव इक्वेशन, इन्होंने भी एक इक्वेशन दी, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। तो इन दो साइंटिस्ट ने द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। किसको बेटा? कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज eliminated by both of them। उन्होंने कुछ ऐसे कंसेप्ट दिए, कुछ ऐसे प्रूफ दिए जिनकी वजह से ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हो गया और जो बोहर ने कही थी बात, वो बात खत्म हो गई बेटा। क्लियर है? बोहर के मॉडल में भी क्या आने लगी, कमियां आने लग गई कि क्या क्या कमियां थी उसके मॉडल में, वो बताने लग गए बेटा लोग। क्लियर है? तो जब ये कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट्स खत्म किया यहाँ पे ये ऑर्बिटल कंसेप्ट को, तो स्क्रॉडिंजर ने एक 3D इक्वेशन दी थी। He has given a 3D equation and that equation was
3D इक्वेशन given by Schrödinger, and that equation, वो इक्वेशन क्या थी देखो बेटा, वो इक्वेशन थी हमारे पास, उसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई, डी एक्स स्क्वायर प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई डी वाई स्क्वायर 3D में, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एक्स स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन कहां से आई और क्यों आई बेटा, ये आपके सिलेबस में देंगे, बस आपको इस इक्वेशन का रट्टे मार लेना है, और रट्टा मारना बहुत मुश्किल नहीं है बेटा। इसको देखो, हमें डबल डिफरेंशिएट करना है साई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। अब मैं बताता हूं यहां पे जो ये हमने ले रखा है क्या क्या चीज होता है। अब जो हमारे पास साई होता है, दिस साई, दिस इज बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव बेटा, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इस एम्पलीट्यूड का डबल डिफरेंशिएशन लेते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा इसको, डबल डिफरेंशिएशन of psi with respect to x. In the same manner, double differentiation of psi with respect to y and double differentiation of psi with respect to z, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, डबल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। आगे जो दे रखा है हमारे पास वो है 8m जो है, जिससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, and here E is the total energy of electron, total energy of an electron, and V जो कैपिटल V दे रखा है बेटा, that is potential energy of electron, potential energy of an electron बेटा, वो क्या होती है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, क्या है बेटा, क्लियर है केस। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो इसमें दे रखे हैं वो उनकी वैल्यू है बेटा, उनका मतलब है क्या होते हैं वो सारे। तो अब क्या किया बेटा, जब स्क्रॉडिंजर ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, व्हेन ही सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर वेरियस एटम्स, देखो हाइड्रोजन एटम के लिए परफेक्टली वैलिड है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन एटम के लिए इफ यू वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, if you want to solve this equation for hydrogen atom, then definitely you will get the accurate value of energy, velocity, radius and whatever you want to measure with that, ठीक है। But for multi electron system this equation will give you perturbation बेटा, this equation will give you approximate value, वो आपको approximate value देंगी, accurate value नहीं आती है। तो याद रखना कि जब भी आप ये डी ब्रॉगली स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लगाओगे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से आपको हाइड्रोजन एटम के लिए तो एक्यूरेट वैल्यू मिलेंगी, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यू विल गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब जब इस इक्वेशन को लिखने का बेटा देखो एक और तरीका है, कई बार आपकी बुक्स में दे देते हैं, कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछ देते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। बेटा इसका मतलब क्या है, ये जो साई है, एच है यहां पे, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ऑपरेटर। बेटा क्लियर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, किसी फंक्शन पे, दोनों देखो एम्पलीट्यूड क्या है, ये साई क्या है, ये वेव फंक्शन है बेसिकली। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मतलब वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड दे रहा है। बेटा जब आप किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर लगाते हो, देन दैट ऑपरेटर विल गिव यू सर्टेन आइगन वैल्यूज। ये देखो ये फंक्शन है, एज इट इज आ गया फंक्शन, जब आपने इसके ऊपर ऑपरेटर लगाया देन वी गेट सम कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट कांस्टेंट वैल्यूज आर आइगन वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो यहां पे जो ई है बेटा, दैट स्टैंड्स फॉर आइगन वैल्यूज, EIGEN VALUS, आइगन वैल्यूज मिलती है यहां से। और ये आइगन वैल्यूज आपको बहुत सारी चीजें दे सकती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसी भी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको गिवन मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस आइगन वैल्यूज, इस आइगन वैल्यूज की हेल्प से। डन है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा इसी केस के अंदर कि आइगन वैल्यूज की मैं अगर डिस्कस करूं यहां पे, तो क्या होगा, देखो मैं कहता हूं कि जब उन्होंने इन आइगन वैल्यूज की हेल्प से या इस इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट की, दोबारा सुनो ध्यान से, जब उन्होंने इस इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट की हाइड्रोजन एटम के अंदर, देन दे फाउंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ द बोहर्स मॉडल। जो बोहर्स मॉडल में एक्सप्रेशन था वो सेम एक्सप्रेशन यहां से उन्हें मिला बेटा। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास बोहर्स मॉडल में एनर्जी का एक्सप्रेशन था वो क्या था, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन था। देखो बेटा दिस वाज द एक्सप्रेशन 2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, यही मिला था। अब यहां पे देखो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे z की वैल्यू 1 होगी, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर है। अब उसके अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे तो ऑर्बिट की बात रही नहीं, जो हम ऑर्बिट की बात कर रहे थे बेटा, क्योंकि जो स्क्रॉडिंजर आया था, इस स्क्रॉडिंजर ने बहुत क्लियरली कहा कि हम क्वांटम मैकेनिकली देख रहे हैं और क्वांटम मैकेनिकल के अकॉर्डिंगली ऑर्बिट का कंसेप्ट पॉसिबल है ही नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर बाउंड्री को फॉलो नहीं करेगा, वो एक जगह पर ही नहीं घूमेगा, बिकॉज इट्स पोजीशन एंड इट्स मोमेंटम इज इफेक्टेड बाय सो मेनी थिंग्स प्रेजेंट इन द नेचर और इन द एनवायरमेंट। अगर लाइट फॉल कर रही है बेटा उसके ऊपर, तो डेफिनेटली दैट लाइट विल इफेक्ट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, एंड सो वी कैन नॉट कैलकुलेट और वी कैन नॉट से कि ये एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा। तो जब उन्होंने इस बात को समझा, जब उन्होंने इस बात को देखा कि क्या केस है क्या नहीं आता बेटा, फिर उन्होंने देखा कि यार यहां पे इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स बाउंड्री तो है नहीं। अब जब बाउंड्री नहीं है तो फिर आप क्या कहोगे, तब वहां पे एक नया कंसेप्ट अराइज हुआ एंड दैट कंसेप्ट वाज ऑर्बिटल्स। क्या कंसेप्ट था बेटा, वो ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट था कि ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ऑर्बिटल्स होते क्या है, अब हम क्या करेंगे बेटा, ये चेक करेंगे कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो बेटा चेक करते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में।
देखो बेटा, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आपको पता है साई आता है, एंड साई इज व्हाट, इट्स अ वेव फंक्शन, और ये हमें क्या देता है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, एम्पलीट्यूड। डन। इफ वी स्केयर दिस टर्म साई, अगर हम साई का स्केयर कर दें तो दिस गिव्स यू प्रोबेबिलिटी, इट गिव्स यू प्रोबेबिलिटी, probability of finding an electron within the given region। गिवन रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इफ this psi square is positive, it's mean it has a high probability of finding an electron। अगर psi square की वैल्यू नेगेटिव है तो नेग्लिजिबल या नो प्रोबेबिलिटी, कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन को पाने की बेटा, एंड साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है बेटा, तो देयर इज वेरी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, ढूंढने की उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बेटा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और जो साई स्क्वायर है यहां पे, दिस साई स्क्वायर डिटरमाइंस, ये जो साई स्क्वायर है बेटा, ये बताता है कि आपके पास रीजन क्या होगा। तो हम क्या कहते हैं, दिस साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल। और इसके अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल क्या हो गया, फिर देखो ऑर्बिटल डेफिनेशन दे रहा हूं, इट्स प्रोबेबिलिटी ability of finding an electron, the probability of finding an electron up to 90 to 95% within the given region is known as orbital। उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल कह देते हैं। देखो ऑर्बिटल का कंसेप्ट आना ही था, ठीक है, आना ही था, मतलब देखो इस कंसेप्ट में क्या था, क्योंकि जो हाइसेनबर्ग ने काम किया वो काम बड़ा अच्छा काम था। उसने कहा कि अगर आप पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास क्या हो गया बेटा, कुछ इस तरीके से कंसेप्ट था ऑर्बिट का, जैसा कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट। डन। तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दिस सर्कुलर पाथ, वो इस सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है, क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। बट जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया, इट वाज टोटली डिफरेंट। उसने कहा कि कोई सेंटर पे न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कहीं भी हो सकता है, इट मे बी एट एनी प्लेस विद इन द रीजन, देयर इज नो स्पेसिफिक बाउंड्री ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की कोई भी स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होगी। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस अप टू 90 से लेके 95%। तो ये है।
तो यू कांट ड्रॉ द बाउंड्री फॉर ऑर्बिटल, आप ऑर्बिटल के लिए बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमने यहाँ पे 90 to 95 लिखा है बेटा, इसका मतलब ये है कि 5% इलेक्ट्रॉन इसके बाहर भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम 90 to 95% तक हम उसको बोल देते हैं कि दैट इज ऑर्बिटल, वो एक ऑर्बिटल है बेटा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था। अब देखो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर घूमेगा भाई, ठीक है, लेकिन जब नया कंसेप्ट आया स्क्रॉडिंजर का, तो स्क्रॉडिंजर ने बहुत क्लियरली कह दिया इस बात को कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर नहीं घूमेगा, दिस इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट ओवर हियर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट मे बी ओवर हियर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट मे बी ओवर हियर एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट मे बी ओवर हियर, बट 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो इस रीजन तक मिल जाएगा, एंड दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल होगा। क्लियर है बेटा? वो क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। तो इस तरीके से बेटा इन दोनों में फिर डिफरेंशिएट किया गया कि डिफरेंशिएट क्या है फिर ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। व्हेन यू आस्क फॉर द डिफरेंशिएशन, जब आपसे पूछे डिफरेंशिएशन क्या है इस केस के अंदर, तो देखो बेटा मैं थोड़ा रब कर दूं ये ताकि जगह बना लूं यहां पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो बेटा, ये ऑर्बिट का डायग्राम बना दिया दोनों केस में, इधर से मैं थोड़ा सा कर देता हूं इसको, ये आ गया पहला पॉइंट। इसमें ऑर्बिट के केस के अंदर हम बोलते हैं यहां पे इट्स अ सर्कुलर पाथ, इट्स अ सर्कुलर पाथ around the nucleus, around the nucleus, done, and this is what probability of finding electron around the nucleus up to 90 से लेकर 95% जगह, तो आपको पता ही है बेटा। क्लियर है? ये आ गया। अब देखो दूसरा, इट इज 2D कंसेप्ट, ये 2D कंसेप्ट है, मतलब सर्कुलर जो पाथ है वो 2D कंसेप्ट है, बट दिस इज 3D कंसेप्ट, दिस इज 3D कंसेप्ट, ये एक 3D कंसेप्ट है। डन बेटा? क्लियर है केस? थर्ड, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, सर्कुलर है बेटा तो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होगा। यहां पे क्या है? एक्सेप्ट, मैं बताऊंगा आपको आगे, एस ऑर्बिटल ऑल हैव डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर, सिर्फ एस को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे बेटा दे ऑल हैव डायरेक्शनल नेचर। डन। फोर्थ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू कैन फिल इन एन ऑर्बिट? यू कैन फिल 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। एन ऑर्बिट कैन हैव 2n square electrons. Here an orbital cannot accommodate more than 2 electrons. ठीक है बेटा, कि जो एक ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकता, और जो ऑर्बिट है उसके अंदर 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे केसेस थे जो इनको डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन जो आपके पास जो मेन केस है वो यही है। आपका रखना है कि ये सर्कुलर बाउंड्री होती है, वो ऑर्बिट्स होते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज ऑर्बिटल। ये 2D है, ये 3D कंसेप्ट है। इसमें नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती पर्टिकुलरली, एंड इट हैज अ डायरेक्शनल नेचर एक्सेप्ट एक्स ऑर्बिटल, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा। इस केस के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? एक ऑर्बिट के अंदर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेल वी कैन फिल
n number of electrons beta, 2n square. According to this formula we can fill the electrons, but here n orbital can only accommodate 2 electrons. एक ऑर्बिटल जो होगा किसी भी एटम के अंदर या किसी भी सबशेल के अंदर या किसी भी शेल के अंदर, इट कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. वो मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकता है बेटा. डन बेटा, बात समझ आई वाली. तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये केस यहाँ पे प्रूव हुआ कि भाई क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस आता है. डन बेटा. अब उन्होंने कहा कि यार जब हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी. वी नीड सम नंबर अकॉर्डिंग टू विच वी कैन सॉल्व सो मेनी थिंग्स फॉर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपको सो मेनी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, जस्ट लाइक वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया बेटा, आपके पास रेडियस हो गया, एनर्जी हो गई, बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है उनकी, तो आपको कुछ क्वांटम नंबर चाहिए. तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, अगर आपको किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है, तो उस एड्रेस के लिए आपको क्वांटम नंबर्स का पता होना चाहिए जो कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में इन्वॉल्व है. देन यू कैन गिव द कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. चलो फिर अब हम क्वांटम नंबर को बेटा चेक करते हैं क्या होते हैं. देखो चेक करो बेटा, पहले नोट कर लो एक बार, फिर चेक करते हैं. चलो देखो बेटा, नाउ टॉक अबाउट क्वांटम नंबर. देखो बेटा, अब बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स. डन. नाउ टॉक अबाउट क्वांटम नंबर्स. क्लियर है? अब क्वांटम नंबर की बात करें बेटा हम लोग, तो देखो इसमें क्या कहेंगे, डेफिनेशन क्या है इनकी. क्वांटम नंबर्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, क्वांटम नंबर्स गिव complete address of an electron in an atom. क्वांटम नंबर जो होते हैं वो कंप्लीट एड्रेस देते हैं एक इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर. कैसे? जैसे आपको बताता हूं बेटा, फिर मैं सारे क्वांटम नंबर बताऊंगा आपको. जैसे सपोज करो मैं ही ले लेता हूं अपना केस, ठीक है. अगर आपसे कोई पूरे अर्थ की सरफेस के ऊपर पूछे और आपसे कोई स्पेस में पूछे कि केपी सर कहां रहते हैं, ये केपी कहां रहता है बेटा, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहोगे अर्थ के ऊपर, ठीक है. और अर्थ में क्या बेटा, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, तो अर्थ में कहां रहते हैं? इंडिया के अंदर. और इंडिया में कहां रहते हैं बेटा वो? पंजाब के अंदर. पंजाब में कहां रहते हैं बेटा वो? पटियाला के अंदर. और पटियाला में कहां रहते हैं बेटा वो? अर्बन स्टेट के अंदर. फेज 1. डन. और फेज 1 के अंदर हाउस में, और उनका हाउस नंबर क्या है, ठीक है. इट मे बी एनी लाइक 75 एंड ऑल, हाउस नंबर 75. तो दिस इज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ माइन. डन बेटा.
तो हम क्या करते हैं, अर्थ में, इंडिया में, पंजाब में, पटियाला में, अर्बन स्टेट फेज 1 में, और फेज 1 में मतलब हाउस नंबर 75 के अंदर। क्लियर केस। तो ये कंप्लीट एड्रेस होता है कि इस तरीके से किसी बंदे का अगर आपको एड्रेस पता लगाना है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से बताओगे ना कि किस तरीके से एड्रेस होगा उसका। दिस इज द वे। इन द सेम मैनर हम एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना है तो हमें पता होनी चाहिए बहुत सारी चीजें उसके बारे में। समझते हो ना। अब वो कौन कौन से मेथड है वो आपको बताता हूं, और वो चीजें होती है क्वांटम नंबर। तो हमारे पास बेसिकली बेटा, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था किस तरीके से एड्रेस बताना है मुझे, ठीक है। क्या है कि किस तरीके से हम एक एक करके क्वांटम नंबर देखेंगे और इलेक्ट्रॉन के करीब पहुंचते रहेंगे, उसके पास बताते रहेंगे कहां पे है वो एटम के अंदर बेटा। तो देखो पहला केस यहां पे बोलूं आपसे, तो जो क्वांटम नंबर है बेटा वो 4 होते हैं हमारे पास, 4। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। सेकेंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और इसको बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, और इसको बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे नाम है सेकंड वाले के, लेकिन रिप्रेजेंटेशन एक ही है, स्मॉल एल। थर्ड इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको करते हैं स्मॉल एम से। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर्स। एंड डी इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और स्मॉल एस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बेटा। अब ये सारे जो नंबर्स हैं, टाइप्स है बेटा इसकी, ये सारी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में उसका कंप्लीट एड्रेस बता देंगे कि एनर्जी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, स्पिन क्या है, ओरिएंटेशन किस तरीके से है, सब कुछ बता देंगे ये सारे के सारे क्वांटम नंबर। एंड वी गेट ऑल दीज क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से। चलो बेटा फिर क्या करते हैं, वन बाय वन करके इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास आ रहा है दैट इज, बेटा मैं रब कर थोड़ा सा ताकि बोर्ड यूज कर सके। फर्स्ट है बेटा हमारे पास ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, सॉरी PAL आएगा बेटा, मेन है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है बेटा बेसिकली, पहला पॉइंट क्या देगा ये आपको, ये बताएगा इन विच शेल एन इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट, किस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है बेटा। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा यह आपको बताता है कि शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब आप कहोगे शेल कौन सी बेटा, वही के एल एम एन, इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1, इसके लिए एन की वैल्यू 2, इसके लिए एन की वैल्यू 3, इसके लिए एन की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। दीज आर शेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं बेटा। और देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो गिव्स एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें पढ़ा था अभी, En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर x स्क्वायर। ये देखो बेटा अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसके लिए z की वैल्यू कितनी होती है 1 फॉर हाइड्रोजन एटम,
ये लिखना चाहिए बेटा फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट हो गई और एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कहोगे, देखो फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे आ गया हमारे पास माइनस, इसको सॉल्व करके आपको बताया था बेटा मैंने 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर -18 जाउल पर एटम, डन अपॉन क्या आ गया नीचे एन स्क्वायर, या फिर आपको लिखाया था बेटा -1312 z की वैल्यू 1 होगी बेटा अपॉन एन स्क्वायर किलोजूल पर मोल। ठीक है बेटा, तो ये भी लिखाया था, ये दोनों एनर्जी के लिखाए थे, और एनर्जी किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और उसकी हेल्प से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, तो इसका मतलब क्या है, जो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल जो मेन है, इट गिव्स यू द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में हो या ऑर्बिट में हो, उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विद इन द रीजन, एक रीजन में क्या होगी। अब हम कहेंगे देखो ई एन का केस है, एज वी मूव अवे एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा बेटा, कहते हैं कि एज वी मूव अवे एनर्जी की जो वैल्यू होगी दैट विल इंक्रीज, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी, लेकिन यहां माइनस साइन है। ठीक है, तो क्या होगा, एज इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी एनर्जी क्या करती है बेटा, बढ़ती चली जाती है। क्लियर है, उसकी एनर्जी क्या होगी, दैट विल इंक्रीज। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या चीज बता रहा है, देखो पहला तो बताया उसने कि किस शेल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे मैं बोल रहा था कि अगर कोई मेरा एड्रेस पूछा तो आप बोलोगे अर्थ की, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, या अर्थ का तरफ दिखा के बोल रहा है वहां कहां प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप बोलोगे उस अर्थ में इंडिया के अंदर, सबसे पहला तो वही शेल के अंदर बता दिया कि शेल के अंदर प्रेजेंट है और उसकी एनर्जी ये होगी बेटा, और एनर्जी जितना दूर जाओगे न्यूक्लियस से उतनी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ साथ देखो बेटा, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट आल्सो गिव्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रेडियस के बारे में भी बता सकता है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाउ फार इट इज फ्रॉम द न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस से वो कितना दूर है, उसके बारे में हमें पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम वो पता लगा सकते हैं बहुत इजीली बेटा। क्लियर है, तो याद रखना जो ये n की वैल्यू आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो हमेशा वैल्यू क्या होगी, n विल बी ऑलवेज होल नंबर starting with 1 2 3 4 एंड so on। एन हमेशा क्या होगा हमारे पास, होल नंबर होगा जो कि 1 से शुरू होगा बेटा। क्लियर है केस, तो ये आ गया देखो एन। इस तरीके से हम कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको क्या क्या बताएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर प्रेजेंट है और उससे आप बोलते हैं कि किस शेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो बताता है कि किस शेल के अंदर प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी क्या है, और वो उस न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, और एनर्जी उसकी जैसे जैसे दूर जाएगा बेटा एनर्जी उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी। डन, क्लियर है। और एन की जो वैल्यू होगी बेटा वो हमेशा किस में होगी, होल नंबर में। चलो बेटा इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं हम लोग।
देखो बेटा, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वांटम नंबर की। डिस्कस सेकेंड क्वांटम नंबर बेटा।